दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता आदि परीक्षाओं के लिए नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। इसमें प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उसकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप उन्हें आसानी से समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं टीजीटी, पीजीटी नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 22। दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से कि मार्गेंथाउ के अनुसार राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है। ऑप्शन देखिए, राजनय यानी कूटनीति, प्रचार एवं राजनीतिक युद्ध, राष्ट्रीय नीति के आर्थिक साधन या फिर युद्ध। तो आप जानते हैं दोस्तों कि मार्गेंथाउ के अनुसार राष्ट्रीय हित यानी नेशनल इंटरेस्ट की अभिवृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण साधन राजनय, कूटनीति या डिप्लोमेसी है। दोस्तों अपनी पुस्तक इन डिफेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट 1951 में मार्गेंथाउ ने ये उल्लेख किया है कि राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के सबसे महत्वपूर्ण साधन जो है वो राजनय यानी कूटनीति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बीमेल है। कार्ल डायच संचार उपागम सही है। हैंस जे मार्गेंथाउ यथार्थवादी सिद्धांत सही है। थॉमस सेलिंग खेल सिद्धांत ये भी सही है। और मार्टिन सुबिक सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद ये आपका सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों ऑप्शन डी को छोड़कर जो तीन अन्य ऑप्शन हैं वो आपके सही सुमेलित हैं। ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संचार सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन देखिए, कोलमैन, नॉर्बर्ट वीनर, जे बर्टन या डायच। तो सही उत्तर ऑप्शन डी है दोस्तों। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संचार सिद्धांत को लागू करने का श्रेय कार्ल डायच को है। तो देखिए दोस्तों, द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट जो है पुस्तक, इसमें संचार सिद्धांत की महत्वपूर्ण पुस्तक माना जाता है। और कार्ल डायच ने दोस्तों संचार सिद्धांत के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का विकास राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में किया है। तो संचार सिद्धांत का जनक कार्ल डायच को माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामूहिक सुरक्षा यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी निम्न में से किससे अधिक व्यवस्थित है। शक्ति का संतुलन, राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रीय कानून या निशस्त्रीकरण। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, शक्ति का संतुलन। दोस्तों सामूहिक सुरक्षा क्या है, तो ऐसी क्षेत्रीय या वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था है जिसके प्रत्येक घटक राज्य ये स्वीकार करते हैं कि किसी एक राज्य की सुरक्षा की चिंता सभी राज्यों का विषय है और सामूहिक सुरक्षा में शक्ति संतुलन अधिक व्यवस्थित है। तो देख लिया जाए कि सामूहिक सुरक्षा शांति को एक अखंडनीय और अविच्छिन्न तत्व मानता है और इसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मान्यता भी प्राप्त है। तो सामूहिक सुरक्षा शक्ति का संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पावर से अधिक व्यवस्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं। तो आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश यानी 15 जज होते हैं जो 9 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो द हेग नीदरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न आसान सा है, मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र में घोषणा पत्र यानी UNDHR अपनाया गया था कब। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा 1948। और ये तिथि है 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को स्वीकृत और घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में ये कथन था कि संयुक्त राष्ट्र के लोग ये विश्वास करते हैं कि कुछ ऐसे मानवाधिकार हैं जो कभी छीने या समाप्त नहीं किए जा सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, घटनाओं और प्रधानमंत्री के शासन प्रणाली के संदर्भ में सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। भारत अमेरिका परमाणु सहयोग समझौता ये प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में, ताशकंद समझौता लाल बहादुर शास्त्री के समय में, शिमला समझौता इंदिरा गांधी के समय में और पंचशील समझौता पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में ये समझौते हुए थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, सही सुमेलन इस प्रकार से हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, 4, 3, 2 और 1। अगला प्रश्न है, एकमात्र देश जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO की सदस्यता का प्रत्याहरण किया है। देखिए, चीन, जर्मनी, इंडोनेशिया और यूथोपिया। तो सही उत्तर है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी।
1965 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता त्यागने वाला पहला राष्ट्र इंडोनेशिया बना था। इंडोनेशिया का कहना था कि यदि मलेशिया को सुरक्षा परिषद में सदस्यता मिल जाती है तो वह संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता छोड़ देगा। हालांकि 18 महीने बाद 28 सितंबर 1966 को वह फिर से यूएनओ का सदस्य बन गया, लेकिन सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता छोड़ने वाला देश इंडोनेशिया था। अगला प्रश्न है, 1985 में भारतीय प्रधानमंत्री ने एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के लिए किस संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था? तो ये संगठन था दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। और 1985 में आप जानते हैं कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना हुई थी और इसमें भारतीय प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। सार्क में वर्तमान में 8 सदस्य हैं, 8 सदस्य देश हैं और इसकी स्थापना 7-8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसके संस्थापक सदस्यों में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और भूटान है। और आप जानते हैं 2007 में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, भारत में लोकपाल की नियुक्ति के लिए सर्वप्रथम विधेयक कब पेश किया गया था? तो याद रखिएगा 1968। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि भारत में लोकपाल की नियुक्ति से संबंधित विधेयक पहली बार 1968 में संसद में पेश किया गया और पहले प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा भारत में लोकपाल नियुक्ति की सिफारिश की गई थी। तो वर्ष है 1968 में भारत में लोकपाल की नियुक्ति के लिए सबसे पहले विधेयक पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मुख्यतः जनजाति क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? आपको बताना है। ऑप्शन है पी के थोंगन समिति, दिलीप सिंह भूरिया समिति, सादिक अली समिति या डूमर लाल बैथा समिति। तो सही उत्तर है दिलीप सिंह भूरिया समिति। दोस्तों जनजाति क्षेत्रों में पंचायती राज के विस्तार की संभावनाओं को तलाशने के लिए भारत सरकार ने 1994 में डी.एस. भूरिया यानी दिलीप सिंह भूरिया के नेतृत्व में एक समिति गठित किया। 1995 में भूरिया समिति ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत किया और समिति की सिफारिशों के आलोक में 1996 में संसद ने पेशा एक्ट यानी पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज नामक अधिनियम पारित किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, अखिल भारतीय सिविल सेवाओं के लिए अभ्यर्थियों का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये है संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी। देखिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा अखिल भारतीय सिविल सेवाओं के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। अगला प्रश्न है, जो नौकरशाही स्वयं को लोकहित का संरक्षक मानती है परंतु जनमत से स्वतंत्र और उसके प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, उसे क्या कहा जाता है? जाति नौकरशाही, अभिभावक नौकरशाही, संरक्षण या फिर योग्यता आधारित नौकरशाही। तो सही उत्तर है अभिभावक नौकरशाही। दोस्तों अभिभावक नौकरशाही स्वयं को लोकहित का संरक्षक मानती है लेकिन वह जनमत से स्वतंत्र और उसके प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। अगला प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सही उत्तर है F.W. टेलर यानी फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने। आप देख सकते हैं दोस्तों कि 20वीं सदी के पहले दशक में टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन का प्रतिपादन किया और ये प्रशासन का पहला सामंजस्यपूर्ण सिद्धांत है। और दोस्तों प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है 1911 ये टेलर की महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगला प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था से है कि पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, चुनाव आयोग या जिला न्यायाधीश के द्वारा। तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। पंचायतों के चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई है और इसका कार्य पंचायतों के चुनाव के लिए निर्वाचक नामावली निर्माण करना, चुनाव पर नियंत्रण और निगरानी रखना, लेकिन चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है वह यदि वह देखिए भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो और प्रतिष्ठित व्यक्ति हो अथवा रह चुका हो और 10 वर्ष के अनुभव वाला प्रशासक हो अथवा रह चुका हो।
तो आप देख लीजिए दोस्तों, ए, बी और सी आपके सही है कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है यदि वह भारत का मुख्य न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो और प्रतिष्ठित व्यक्ति हो अथवा रह चुका हो। तो ए, बी, सी आपके सही हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, स्वतंत्र नियामक आयोग अद्वितीय नवाचार है कहाँ का? तो सही उत्तर हो जाएगा कि स्वतंत्र नियामक आयोग यूएसए की प्रशासनिक प्रणाली का अद्वितीय नवाचार है और ये प्रश्न कई बार आया है। स्वतंत्र नियामक आयोग का विकास 1887 में अमेरिका की विशेष संवैधानिक प्रणाली में हुआ था और इसका उद्देश्य सार्वजनिक हितों की रक्षा और अभिवृद्धि करना है। दोस्तों, वर्तमान में इनकी संख्या 10 है और इनका कार्यकाल 5 से 7 वर्ष तक होता है। अगला प्रश्न है, वाटसन ने 7S संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से प्रबंध और नेतृत्व के अंतर की व्याख्या की है और इनमें से निम्न में से क्या शामिल नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है रणनीति, संरचना, समर्थन या व्यवस्था। तो सबसे पहले आपको जानना है कि प्रबंध और नेतृत्व के मध्य अंतर की जो व्याख्या 7S से की गई है वाटसन द्वारा, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो इसमें संरचना, रणनीति, व्यवस्था, कौशल, तरीका, कर्मचारी और मूल्यों का प्रसार शामिल है। इसमें समर्थन शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में अमेरिकी सरकार ने अपना पहला स्वतंत्र नियामक आयोग यानी अंतर्राज्यीय वाणिज्य आयोग की स्थापना की थी, आपको बताना है। तो सही उत्तर है 1887। देखिए दोस्तों, अमेरिकी सरकार ने अपना पहला स्वतंत्र नियामक आयोग यानी अंतर्राज्यीय वाणिज्यिक आयोग की स्थापना 1887 में की थी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, 1995 में इसे समाप्त कर दिया गया था और अमेरिकी प्रशासन में इसे शीर्ष विहीन सरकार की और शासन की चौथी शाखा स्वतंत्र नियामक आयोग को कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, आप जानते हैं हाथोर्न प्रयोग जो है ये मानव संबंध सिद्धांत एल्टन मेयो से संबंधित है। हाथोर्न के प्रयोग किस काल के हैं, आपको बताना है। तो दोस्तों, हाथोर्न के प्रयोग 1924 से 1932 तक के काल के माने जाते हैं। तो ये सही उत्तर हो जाएगा 1920 के दशक के प्रारंभ के। तो आप देखिए, 1920 के दशक के प्रारंभ में इसको हाथोर्न प्रयोगों को माना जाता है और इसके जनक एल्टन मेयो हैं। अगला प्रश्न है कि आदेश की एकता यानी यूनिटी ऑफ कमांड सिद्धांत से क्या अभिप्राय है। तो सही उत्तर है दोस्तों, आदेश की एकता का अर्थ ये है कि किसी भी कर्मचारी को केवल एक श्रेष्ठतर या उच्चतर अधिकारी द्वारा आदेश दिया जाए। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। देखिए, हेनरी फेयोल, गुलिक और उर्विक इस सिद्धांत के प्रमुख निर्माता हैं। अगला प्रश्न एक कथन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था, भौतिकी या रसायन की तरह प्रशासन भी सिद्धांतों से शासित होता है। तो सही उत्तर है लूथर गुलिक। दोस्तों, अमेरिकन राजनीति विज्ञानी और प्रशासनिक चिंतक लूथर गुलिक ने कहा था कि भौतिकी या रसायन की तरह प्रशासन भी सिद्धांतों से शासित होता है। पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 उनकी सर्वाधिक प्रचलित कृति है। एक प्रश्न कथन से संबंधित है। देखिए, किसने कहा है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है। तो ये कथन गिलक्राइस्ट का है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि मताधिकार का अर्थ मत देने का अधिकार होता है। जब समस्त वयस्क नागरिकों को, चाहे वो किसी जाति अथवा वर्ग के हों, मत देने का अधिकार हो तो उसे सार्वभौमिक या वयस्क मताधिकार कहते हैं। और गिलक्राइस्ट ने इस विषय पर कहा है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में चुनाव आयोग द्वारा परिभाषित निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल का वर्णित वर्ग नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय दल, राज्य दल, क्षेत्रीय दल या पंजीकृत और अमान्यता प्राप्त दल। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, भारत में चुनाव आयोग द्वारा क्षेत्रीय दल का जिक्र नहीं किया गया है। इसमें राष्ट्रीय, राज्य दल और पंजीकृत दल अमान्यता प्राप्त दलों का वर्णन है। तो क्षेत्रीय दल का वर्णन जो है ये चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया गया है। सामान्य बोलचाल की भाषा में कुछ दलों को क्षेत्रीय दल कहा जाता है जिनका एक क्षेत्र विशेष पर प्रभाव होता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक दलों को यानी पॉलिटिकल पार्टीज को सिंहासन के पीछे की शक्ति किसने कहा था? ऑप्शंस हैं आपके लॉर्ड ब्राइस, ब्लंटशली, हरमन फाइनर और लास्की। तो सही उत्तर है फाइनर। देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और आप जान सकते हैं कि फाइनर ने राजनीतिक दलों को सिंहासन के पीछे की शक्ति कहा है। फाइनर का मानना है कि राजनीतिक दल नीतियां बनाते हैं, मंचों की रचना करते हैं, विधानसभाओं में स्थान प्राप्त करते हैं और यदि वे बहुमत प्राप्त कर लें तो उनके सिद्धांत लागू होने लगते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सिखों को विशेष निर्वाचन प्राप्त हुआ? तो ये कौन सा अधिनियम था? भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो सही उत्तर ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919। दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919 में सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन प्राप्त हुआ। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत 1909 के भारत परिषद अधिनियम से हुई, जिसमें मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा था कि जाति प्रथा उन्मूलन का कार्य स्वराज से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है? अरविंद घोष, डॉक्टर अंबेडकर, एम.एन. राय या जयप्रकाश नारायण। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों जाति प्रथा उन्मूलन का कार्य स्वराज से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये कथन बाबा साहब का है। डॉक्टर अंबेडकर एकमात्र ऐसे भारतीय राजनेता हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जाति प्रथा के समापन में लगा दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? तो आप जानते हैं राज्य विधान परिषदों को। विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन इस सदन को समाप्त किया जा सकता है। संविधान में अनुच्छेद 169 के अंतर्गत इसके गठन और विघटन की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शब्द कॉलेजियम का संबंध किससे है? तो आप जान लीजिए कि कॉलेजियम जो है वो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण से संबंधित कॉलेजियम है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कॉलेजियम शब्द का संबंध उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण से है। कॉलेजियम मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक समिति होती है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं और इसी की सिफारिश के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान सुरक्षित हैं? 69, 73, 79 और 81। तो आप जान सकते हैं दोस्तों कि 84। देखिए यहाँ पर हाईएस्ट 81 है, पहले 79 था, लेकिन वर्तमान में 84 स्थान लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए और 47 अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बैठक के लिए विधानसभा की गणपूर्ति कितनी होती है? तो उत्तर है सदन के सदस्यों का 1/10। आप जान लीजिए कि संविधान के अनुच्छेद 189 के अनुसार विधानसभा की बैठक के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के कुल सदस्यों का 1/10 भाग है, लेकिन यह संख्या 10 से कम नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर विधानसभा की गणपूर्ति के लिए सदस्यों की संख्या कुल सदस्य संख्या का 1/10 या 10 में से जो अधिक हो वो आवश्यक होती है। अमेरिकी शासन व्यवस्था पर चलते हैं। अमेरिकी सिद्धांत का कौन सा अनुच्छेद या अमेरिकी संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यालय से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 2, 3, 4 या 5। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 2। देखिए दोस्तों, अमेरिकी संविधान का निर्माण आप जानते हैं फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1787 के द्वारा हुआ था और इसका प्रयोग 4 मार्च 1789 को हुआ था। राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन के अनुसार अमेरिका में संविधान द्वारा सीमित सरकार की स्थापना हुई है और मूल अधिकारों को संविधान में पहले 10 संशोधनों के द्वारा शामिल किया गया। अमेरिकी संविधान का अनुच्छेद 2 राष्ट्रपति के कार्यालय से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो उत्तर है पॉल एच एपेलवी ने।
देखिए, अमेरिकी लोक प्रशासनिक चिंतक पॉल एच एपलबी ने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पद की समाप्ति का सुझाव दिया था और एपलबी सीएजी के कार्यप्रणाली के कड़े आलोचक रहे हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, सिक्किम के संदर्भ में निम्नांकित कथनों में से त्रुटिपूर्ण क्या है। तो देखिए, 35वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों आप देख सकते हैं कि 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम भारत का संयुक्त राज्य बना था, सही है। 35वें संविधान संशोधन से सिक्किम केंद्रीय व्यवस्थापिका के दोनों सदनों में एक एक प्रतिनिधि भेजने का हकदार बना, सही नहीं है। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम भारत संघ में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल हुआ। और चौथा है कि 35वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 371 अंतः स्थापित किया गया था। तो दोस्तों ए, बी, सी और डी सभी कथन सही हैं। ए, सी, डी, बी आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संघीय व्यवस्था को किसने सौदेबाजी की व्यवस्था कहा है। तो आप जान लीजिए, भारतीय संघीय व्यवस्था को देखिए मॉरिस जोन्स ने, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मॉरिस जोन्स ने भारतीय संघ व्यवस्था को सौदेबाजी का संघ कहा है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसे सहकारी संघवाद की संज्ञा दी है। केसी वियर अर्धसंघ की संज्ञा देते हैं और एलेक्जेंड्रोविच ने भारतीय संघ को सच्चा संघ कहा है। तो याद रखिएगा, मॉरिस जोन्स ने भारतीय संघ को सौदेबाजी की संघीय व्यवस्था कहा है। अगला प्रश्न है, संघ राज्य पद्धति का मूल सार ये है कि वह केंद्र और राज्यों के बीच द्विमार्गी यातायात है जो थोड़ी सी पारस्परिकता और सामंजस्य चाहता है। यदि ऐसी संघ व्यवस्था है तो उसे क्या कहा जाएगा, आपको बताना है। तो सही उत्तर है कि ये व्यवस्था जो है ये सहकारी संघ व्यवस्था कही जाएगी, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच द्विमार्गी यातायात है जो थोड़ी सी पारस्परिकता और सामंजस्य चाहता है। तो ऐसी संघ व्यवस्था को सहकारी संघवाद कहा जाएगा। और जब संघ और इकाइयों के बीच का संबंध पारस्परिक सहायता पर हो तो ये सहकारी संघीय व्यवस्था कहा जाता है। और ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघीय व्यवस्था को सहकारी संघीय व्यवस्था कहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा जाता है। तो आप जानते हैं, संविधान 1 में अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। तो कुल मिलाकर भारतीय संघ को फेडरल यानी संघ ही नहीं बल्कि राज्यों का संघ कहा गया है। अगला प्रश्न है, लैटिन शब्द मैंडेमस यानी परमादेश का अर्थ क्या है, आपको बताना है। तो परमादेश एक न्यायिक उपचार है, इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक पद धारण करता हो और विधि के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन न कर रहा हो, वहां पर न्यायालय द्वारा इस याचिका को जारी करके कर्तव्यों के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो मैंडेमस का अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए किसको विशेषाधिकार देता है, व्यक्ति को, केंद्र को, सामाजिक समूह को या राज्यों को। तो सही उत्तर है राज्यों को। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 धारा 4 पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए राज्यों को विशेषाधिकार देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके कारण अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के बीच का अंतर समाप्त हो गया है। रिट याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन, रिट अधिकारिता या लोकहितवाद। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, लोकहितवाद यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। दोस्तों, लोकहितवाद के कारण अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के बीच का अंतर समाप्त हो गया है। तो और लोकहितवाद जो है लोकहितवाद के माध्यम से नागरिक ऐसे मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप की मांग कर पाते हैं जिनके साथ आम जनता या जनसामान्य के हित जुड़े हुए हों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्पष्टतः प्रेस की स्वतंत्रता का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन यह स्वतंत्रता कहाँ अंतर्निहित है। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 19(1)(a) में। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) जिसमें वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्त स्वातंत्र्य का अधिकार दिया गया है, उसी में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। अगला प्रश्न है कि संकट काल में नागरिकों के अधिकार जो हैं
ये आपको बताना है कि संकट काल में नागरिकों के अधिकार सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा पर निर्भर करते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करते हैं, स्थगित किए जा सकते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों क्या हो जाएगा कि संकट काल में नागरिकों के अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों भारतीय संविधान में आपातकाल या संकटापन्न स्थिति में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। आपके लिए प्रश्न ये है कि कौन से मौलिक अधिकार आपातकाल में निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि राज्य सरकार राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती है तो उसे पालन करने के लिए कौन बाध्य कर सकता है, आपको बताना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि दोस्तों आपको बताना है कि देखिए कि राज्य सरकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती तो उसे पालन कराने के लिए कौन बाध्य कर सकता है। तो सही उत्तर है कौन सा, मतदाता। मतदाता जो हैं ये पुनः सरकार को बदल सकते हैं, उनके हाथ में होता है कि वो एक सरकार के स्थान पर दूसरी सरकार को ला दे। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार जो उपबंध हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यदि राज्य सरकार नीति निर्देशक तत्वों को, राज्य सरकार जो है वो नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन नहीं करती है तो मतदाता जो होते हैं वो उसे पालन कराने के लिए बाध्य करा सकते हैं, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व जो हैं वाद योग्य या न्याय योग्य नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को आरोही क्रम में काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम और भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का है। इसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण अधिकार अधिनियम 2019 में इसमें संशोधन किया गया, ये 1986 का है, 1986 का है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का है। तो सही क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों, सही क्रम हो जाएगा सबसे पहले बी हो जाएगा 1986 संशोधन, उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम 1986 और इसमें 2019 में संशोधन हुआ था। तो सही उत्तर बी, डी, ए और सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किस एक संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति शब्दों के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया है। तो सही उत्तर है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। आप जान सकते हैं दोस्तों कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आपातकालीन उपबंध में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। यानी अब आपातकाल युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही घोषित किया जा सकता है, आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं। अगला प्रश्न है, लोक संप्रभुता भारतीय संविधान में है सीमित और असीमित, परिभाषित और अपरिभाषित, विधिक और वास्तविक या संपूर्ण और व्यापक। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान में लोक संप्रभुता किस प्रकार का है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, परिभाषित और अपरिभाषित, क्योंकि लोक संप्रभुता पब्लिक सॉवरेनिटी भारतीय संविधान में परिभाषित और अपरिभाषित दोनों रूपों में पाई जाती है। अगला प्रश्न संविधान संशोधन से है कि कौन सा संशोधन मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है। तो आप जानते हैं 91वां संविधान संशोधन जो 2003 का है, इसके अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने 15% से अधिक नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। और 1935 का अधिनियम जो है इसके द्वारा देश को एक लिखित संविधान देने का प्रयास किया गया है और कई सारे अनुच्छेद सीधे सीधे भारत शासन अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान में लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघीय संसद को राज्य सूची में शामिल विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार देते हैं।
ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 249, 250, 252 और 254। तो इसमें अनुच्छेद 249 में आप देख सकते हैं ये वर्णन है कि राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। 250 में ये वर्णन है कि यदि आपात की घोषणा परिवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की संसद की शक्ति होती है। और 252 जो है इसमें क्या दिया गया है, 252 कि दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। और अनुच्छेद 254 क्या है, ये कहता है संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि अनुच्छेद जो हमारा अनुच्छेद 249, 250 और 252 यानी ए, बी और सी जो है ये भारतीय संविधान के ऐसे अनुच्छेद हैं जो संघीय संसद को राज्य सूची में शामिल विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार देते हैं। अगला प्रश्न है भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था, आपको बताना है। तो उत्तर है भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में किसका उल्लेख नहीं है। राजनीतिक समानता, व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा की समानता और राष्ट्र की अखंडता। तो दोस्तों भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, राष्ट्र और एकता की अखंडता का उल्लेख है। राजनीतिक समानता का उल्लेख नहीं किया गया है। तो ऑप्शन ए जो है ये भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, भारतीय संसद में नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था। तो याद रखिएगा कि भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा 1955 में पारित किया गया था और इसके अंतर्गत नागरिकता प्राप्त करने के तरीके के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस दल या समूह को कैबिनेट मिशन ने मान्यता प्रदान नहीं की थी। देखिए मुस्लिम लीग, कांग्रेस, सिख और द प्रिंसेस गिल्ड। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी सिख समूह को कैबिनेट मिशन ने मान्यता प्रदान नहीं की, जबकि कांग्रेस, मुस्लिम लीग और द प्रिंसेस गिल्ड को कैबिनेट मिशन जो 1946 का था उसके द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1985 सही सुमेलित है। हिंदू महासभा 1916 सही सुमेलित है। स्वराज्य दल 1923 ये भी सही सुमेलित है। भारतीय जनसंघ 1950 नहीं बल्कि इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। तो ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है, सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए। सूची 1 में विचारक हैं और सूची 2 में अवधारणाएं हैं। दादा भाई नौरोजी, दोस्तों आप देख सकते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी का प्रतिपादन किया। महात्मा गांधी ने न्यासिता सिद्धांत का, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अंतर्राष्ट्रीयता का और जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का विचार प्रतिपादित किया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 3, 1, 4 और 2 ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण के किस विचार से भारत में एक बड़ा जन आंदोलन हुआ और आपातकाल लागू हुआ था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, गांधी जी का अनुसरण करते हुए जयप्रकाश नारायण ने सामाजिक परिवर्तन लाने की दिशा में सबसे पहले व्यक्तियों को अपने विचारों में परिवर्तन लाने का आह्वान किया और ये समग्र क्रांति के रूप में जन आंदोलन के रूप में आया। और दोस्तों श्रीमती इंदिरा गांधी को आपातकाल लागू करके समग्र क्रांति के रूप में जन आंदोलन को दबाने के लिए शक्ति का सहारा लेना पड़ा था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक क्रांति या कल्चरल रिवॉल्यूशन के लिए जाना जाता है, आपको बताना है। लेनिन, माओ, स्टालिन या गार्बाचोव। तो सांस्कृतिक क्रांति माओ यानी माओ जेदोंग की उपज है, महत्वाकांक्षा की। माओ के अनुसार सांस्कृतिक क्रांति उतनी महत्वपूर्ण है जितनी कि औद्योगिक क्रांति, क्योंकि वह ज्ञान की नई प्रणाली का सृजन करती है और जनसाधारण को औद्योगिकरण की मूल्यवत्ता का अनुभव कराती है। तो याद रखिएगा सांस्कृतिक क्रांति माओ के
जो है महत्वाकांक्षा की उपज है। अगला प्रश्न है, राम मनोहर लोहिया समर्थक थे किसके? विकेंद्रित समाजवाद के, परंपरागत मार्क्सवाद के, श्रेणी समाजवाद या श्रमिक संघवाद के? तो सही उत्तर है राम मनोहर लोहिया विकेंद्रित समाजवाद के समर्थक थे और लोहिया अनेक सिद्धांतों, कार्यक्रमों और क्रांतियों के जनक हैं। सप्त क्रांति इनके प्रमुख सिद्धांतों में से एक है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के अनुसार हिंसा कितने प्रकार की होती है? तो आप जानते हैं हिंसा महात्मा गांधी के अनुसार 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। ये हिंसा है जागृत अहिंसा, जागृत अहिंसा, कायरों की अहिंसा यानी भीरू अहिंसा और औचित्यपूर्ण अहिंसा। तो जागृत अहिंसा वीर पुरुषों की अहिंसा है। अहिंसा अंतरात्मा की स्वाभाविक पुकार है। औचित्यपूर्ण अहिंसा आवश्यकता पड़ने पर नीति के रूप में अपनाई जाती है और कायरों की अहिंसा डरपोक या कायर व्यक्ति की अहिंसा होती है। अगला प्रश्न है, राजा के लिए उत्तरदायित्व के सिद्धांत का जिक्र करते हुए किसने कहा है कि अपनी प्रजा की खुशी में उसकी खुशी है और प्रजा के कल्याण में उसका कल्याण है? तो ये कथन किसका है? तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक और विचारक कौटिल्य का कथन है दोस्तों कि प्रजा की खुशी में उसकी खुशी है और प्रजा के कल्याण में ही राजा का कल्याण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किया गया कौन सा प्रथम सत्याग्रह था? आपको बताना है। तो आप जानते हैं चंपारण सत्याग्रह 1917 यानी 1917 का चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किया गया पहला सत्याग्रह था। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि किसने कहा है राजनीतिक कार्य समस्त आर्थिक कार्य का जीवन रक्त है? जॉन रॉल्स, माओ जेडोंग, कार्ल मार्क्स या फ्रांज फैनन? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, माओ जेडोंग। दोस्तों माओ जेडोंग या माओ त्से-तुंग ने कहा है कि राजनीतिक कार्य समस्त आर्थिक कार्य का जीवन रक्त है। माओ चीनी क्रांति के नायक और चीन के प्रथम राष्ट्राध्यक्ष थे। उन्होंने 1 अक्टूबर 1949 को माओवादी शासन पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की नींव रखी और 9 सितंबर 1976 में अपने निधन तक सर्वोच्च पद पर बने रहे। और इन्हीं का कथन है कि राजनीतिक कार्य समस्त आर्थिक कार्य का जीवन रक्त है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो व्याख्यात्मक हल हमने किया। ये प्रश्न टीजीटी पीजीटी परीक्षा के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।